हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेपर थर्ड का फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट जो है न्यूक्लियोसोम, उसके ऊपर कुछ ये मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। तो अगर हम देखें तो जितना भी यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डीएनए का न्यूक्लियस जो है वो पूरे जो 24 क्रोमोसोम्स हैं उनमें बटा हुआ रहता है। ह्यूमंस में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स हमारे करीब 3.2 इंटू 10⁹ इतने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि इन सारे जीनोम्स में बटे हुए रहते हैं। हर एक क्रोमोसोम को अगर देखें तो वो एक बहुत लंबा लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि प्रोटीन साथ में जुड़े हुए रहते हैं, जो कि उस डीएनए को फोल्ड करने में, उसको पैक करने में, धागों के रूप में परिवर्तित होने में और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये डीएनए और प्रोटीन का जो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ये क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन को ग्रीक वर्ड क्रोमा यानी कलर से लिया गया है और यही प्रोटीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए की पैकेजिंग के लिए, उनकी फोल्डिंग के लिए, डीएनए में रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए रिपेयर के लिए। तो ये सारे जो प्रोटीन और डीएनए का जो मिक्सचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, या ये कहिए कि पूरी हेरिडिटी का बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम 22 लें तो ह्यूमन क्रोमोसोम 22 में हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें 48 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं और अगर हम उसके डीएनए को लंबा करने जाएं तो उसका करीब जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर के करीब हो सकती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा डीएनए वो 2 माइक्रो मिलीमीटर इतने लंबे क्रोमोसोम में ही समा गया है, तो हम देखते हैं कि ये 10,000 गुना के करीब इसमें फोल्डिंग्स हुई हैं। तो ये जो सुपर कॉइल्स हैं, फोल्ड्स हैं डीएनए के, वो हायर लेवल से बढ़ते चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि बहुत ही टाइटली पैक्ड और माइटोटिक डीएनए जो है, जो डिवीजन के लिए तैयार होते हैं, उनमें हमें करीब ये 1000 गुना फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरी यूनिट होती है ये जनरली हम इसी को स्टडी कर रहे हैं जिसका बेसिक नाम हमने न्यूक्लियोसोम दिया हुआ है। तो न्यूक्लियोसोम को अगर हम देखें तो न्यूक्लियोसोम जो है वो वास्तव में बेसिक यूनिट्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होती हैं। वो प्रोटीन्स जो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं वो जनरली दो प्रकार के बांटे जा सकते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। दोनों ही प्रकार के प्रोटीन्स न्यूक्लियर डीएनए के साथ मिलकर जटिल बनाते हैं, जिसको हम पहले भी कह चुके हैं कि ये क्रोमेटिन के नाम से जाने जाते हैं। और हिस्टोन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होते हैं कि 60 मिलियन मॉलिक्यूल्स हर ह्यूमन सेल्स में करीब इनके पाए जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट उतने ही हो गए जितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हिस्टोन्स जो है सबसे पहली चीज़ है जो कि फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं और जिसकी खोज 1974 में हुई थी। वो जो है ये हिस्टोन और डीएनए की जो ये बेसिक जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर हम देखें तो अगर हम इनको अपघटित करके देखें और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखें फाइबर्स के रूप में खोलकर, अगर धीरे से इनके फोल्ड्स वगैरह खोलकर, तो हम देखते हैं कि हमें एक संरचना प्राप्त होती है
जो देख करीब 30 nm की होती है। ये जो 30 nm के जो हमें संरचनाएं प्राप्त होती हैं, ये हमें अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें एक बीड्स की जैसे लगेंगी, जैसे मोती की कोई माला हो। यहाँ चित्र में आप देख भी रहे हैं कि ये बीड्स की तरह से हमें दिख रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग जो गले में पहनी जाती है। और हर एक बीड जो है इसका ये न्यूक्लियोसोम है। ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये हर एक बीड न्यूक्लियोसोम है इसका। शुरू में इसको न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कहा गया था। इस न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए प्रोटीन कोर के चारों तरफ लिपटा हुआ पाया जाता है। ये प्रोटीन कोर हिस्टोन्स की बनी हुई होती है। तो ये जो बीड युक्त जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए पैकेजिंग होती है। तो सबसे पहला लेवल हम देखते हैं कि इसमें पाया जाता है। और ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें न्यूक्लियोसोम्स की, तो सबसे पहले इनको ऐसे प्राप्त किया गया था कि इनको न्यूक्लियेजेस एंजाइम से अपघटित करवाया गया था। और डीएनए जो इनका था उसको भी तोड़ा गया था, यानी कटिंग करी गई थी। और थोड़ा सा डाइजेशन होने के पश्चात इन्होंने देखा कि जब, यानी ये समझ लीजिए कि आप बीड्स के जो माला है उसके बीच में धागे कैंची से काट दें, तो ये देखा गया कि ये जो धागे जो जिसको हम समझ रहे हैं वो लिंकर डीएनए कहलाता है। लिंकर डीएनए डिग्रेडेड हो गया और ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल हमें प्राप्त होता था। और हमने ये देखा कि ये जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल है, इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ कुल स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। और 2 मॉलिक्यूल्स हर एक के होते हैं हिस्टोन्स में, H2A, H2B, H3 एंड H4। और इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें 146 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर होते हैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर कह सकते हैं हम इसको, 8 इसमें होते हैं प्रोटीन्स। तो हिस्टोन ऑक्टामर्स और 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर का बना हुआ ये जो डीएनए, ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा न्यूक्लियोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हर एक न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल में दूसरे न्यूक्लियोसोम से, हम जैसे पहले ही कह चुके हैं कि लिंकर डीएनए से वो जुड़े हुए होते हैं। और ये जो लिंकर डीएनए, इसमें करीब 80 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हो सकते हैं। और ऑन एन एवरेज न्यूक्लियोसोम जो है करीब 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के बाद एक न्यूक्लियोसोम आता है। यानी लिंकर डीएनए में 80 से लेके 200 तक की लंबी 2 बीड्स के बीच की दूरी लिंकर डीएनए के द्वारा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें 2N ह्यूमन सेल जो होती है, उसमें 6.4 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। तो इसमें जो है करीब 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जो 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, वो डीएनए मॉलिक्यूल को एक क्रोमेटिन थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इनकी इनिशियल लेंथ का 1/3 के करीब बन पाता है। और ये फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग होती है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो है सबसे पहले ये न्यूक्लियोसोम पार्टिकल्स हैं जो कि लिंकर डीएनए से जुड़े हुए हैं। कोर हिस्टोन्स येलो कलर से इसमें शो किए गए हैं और डीएनए को इसमें रेड कलर से शो किया गया है। तो ये डायग्राम दिखाता है कि न्यूक्लियेज एंजाइम से जब
इसकी क्रिया करवाई गई तो ये जो लिंकर डीएनए है ये डिसोसिएट हुआ और अलग अलग हमने पार्टिकल्स, कोड पार्टिकल्स को प्राप्त किया। उसको फिर फर्दर अगर हम देखें इस डायग्राम में, फिर से अगर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम को अगर हम डिहाइड्रेट करते हैं सॉल्ट, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के साथ, तो हम देखते हैं कि 8 हमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं और 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर लंबा डीएनए डबल हेलिक्स हमें मिलता है। इन 8 प्रोटीन्स में दो दो हमने जैसे कि पहले कहा था, दो दो मॉलिक्यूल्स हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये बेसिक जो है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूक्लियोसोम का। 1997 में जब हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम कोड पार्टिकल का देखा गया तो ये पाया गया कि जो हिस्टोन्स होते हैं वो डिस्क शेप्ड हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। 102 से 135 अमीनो एसिड्स लंबे होते हैं और ये चारों जो हिस्टोन पार्टिकल्स हैं या प्रोटीन्स हैं ये एक स्ट्रक्चरल मोटिफ या डिज़ाइन सा बनाते हैं और 3 अल्फा हेलिक्स इसमें होती है और 2 लूप्स होते हैं। इस असेंबली में सबसे पहले तो H3 और H4 आपस में युग्म बनाते हैं और H2A और H2B बनाते हैं और ये H3, H4 और H2A, H2B ये मिलकर डाइमर्स, दोनों के डाइमर्स फिर आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्टामर का जो स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ होता है वो तैयार किया जाता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में जो ग्रे कलर से बनाए गए हैं वो डीएनए डबल हेलिक्स दिखाई दे रहा है और ये जो कलर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। अगले डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि जो H2A, H2B और H3 एंड H4 ये आपस में क्रिया करके एक जिसको कहते हैं हैंडशेक, इसको नाम दिया गया है। तो हैंडशेक की तरह से ये युग्मित होते हैं 8 जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स जो है H2A, H2B और H3, H4 एक हैंडशेक की मुद्रा के नाम से इनका बंधन जाना जाता है। ये कोर हिस्टोन्स हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है इन दोनों में करीब जो है 142 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो डीएनए और हिस्टोन कोर प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। जो इसमें से बॉन्ड होते हैं वो एमिनो एसिड हिस्टोन की जो बैकबोन होती है और डीएनए का जो फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन है उन दोनों के बीच में होते हैं। So what I mean to say, 142 hydrogen bonds are formed between histone and DNA core. Half of the bonds are formed between amino acid backbone of histone and phosphodiester backbone of the DNA. इसी तरह से कई सारे हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर्स, सॉल्ट लिंकेजेस ये भी इनके बीच में बनते हैं जो प्रोटीन और डीएनए को साथ रखते हैं। सभी हिस्टोन्स में ज़्यादातर लाइसिन एंड आर्जिनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनमें बेसिक साइड चेन्स होती हैं दोनों में और ये ज़्यादातर अपने पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस डीएनए से उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इनके जो बॉन्ड बनने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो दोनों एमिनो एसिड्स हैं हिस्टोन प्रोटीन्स में जो बहुतायत में पाया जाता है लाइसिन एंड आर्जिनिन,
इनके पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिवली चार्ज डीएनए बैकबोन से काफ़ी जल्दी क्रिया कर लेते हैं और इनके बीच में बहुत सारे इंटरैक्शंस हो सकते हैं और ये दोनों इस प्रकार से आपस में बाइंडिंग करते हैं। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि इनका जो रास्ता है या जो बंधन बनाने का तरीका है ये बहुत स्मूथ नहीं है। इसमें बहुत सारी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होती है, इसमें स्मूथली सरफेसेस इसकी नहीं होती है। और लेकिन क्यों वो किस लिए होता है ये हम आगे देखते हैं कि हिस्टोन फोल्ड के अलावा प्रत्येक हिस्टोन में एक लंबी टर्मिनल अमीनो एसिड टेल भी होती है जो डीएनए हिस्टोन कोर से बाहर को निकली हुई रहेगी। ये हिस्टोन टेल्स जो हैं इनमें बहुत सारे कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये भी कवर करते हैं। तो अभी ये नीचे के चित्र में आप देखेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि इस ऑक्टामर में हैंडशेक इंटरैक्शंस हैं इनके बीच में और ये जो है ऑक्टामर्स हैं ये जो आपस में जुड़ रहे हैं इनमें काफी सारी टेल्स पाई जा रही, टर्मिनल टेल्स ऑफ स्टोन बाहर को निकली हुई है। ये आप देखेंगे कि जब ये ऑक्टामर फाइनली बन रहा है तो भी ये टेल्स बाहर को निकली हुई रहती हैं और मोस्ट ऑफ द हिस्टोन टेल्स वर अनस्ट्रक्चर्ड और इसलिए ये ज़्यादातर दिखाई नहीं पड़ी थी अर्ली उसमें। और क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत सारे पदार्थों से क्रिया कर लेती हैं, तो हिस्टोन ऑक्टामर की जो असेंबली है वो एक स्मूथ असेंबली नहीं कही जा सकती है। हैंडशेक रिएक्शन से ये आपस में जुड़ते हैं लेकिन इनकी टेल्स फिर भी सबकी बाहर रहती है। ये अमीनो टेल्स इनकी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन्स का जो रोल है वो पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय से उद्भव के हिसाब से अगर हम देखें तो ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देने की बात एक ये भी है कि उदाहरण के तौर पर हम ये देखें कि जो पी या मटर है उसमें और काऊ में हिस्टोन का जो डिफरेंस होता है H4 का वो केवल 2 प्लेसेस पे अलग होता है 102 पोजीशंस में से। यानी अंतर इतना माइन्यूट है कि इतने अगर पी और काऊ में जो डिफरेंस है वो केवल 2 पोजीशंस की वजह से हो रहा है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन हम इसको कह सकते हैं कि कोशिका में एक जगह पर स्लाइटेस्ट चेंज भी कोशिका के लिए बहुत घातक हो सकता है, उसकी स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो सिर्फ ये क्योंकि ये आनुवंशिकता से रिलेटेड नहीं होते हुए भी बेसिक जो है डिफरेंस इनकी संरचनाओं में होने से स्पीशीज में कितना फर्क आ जाता है ये उसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। इसी तरह से हम दूसरा ये देख सकते हैं कि जैसे सी अर्चिन एक्ट के लिए डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो उसमें भी वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि हिस्टोन के वेरिएंट्स डाले जाएं रेगुलर न्यूक्लियोसोम्स में। तो भी उन्होंने देखा कि अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में भी काफ़ी
फर्क आ जाता है, तो इनकी जो पोजीशंस होती हैं, जितने इनके बॉन्डिंग होती है, वो सब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इनमें अगर स्लाइटेस्ट भी चेंज आएगा तो उस स्पीशीज के लिए वो बहुत घातक हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो प्रभावित करता है न्यूक्लियोसोम की स्थिति को या उसमें डीएनए में कितने फोल्ड्स आएंगे इस बात को, वो होता है कि सबसे पहला तो ये है कि डीएनए डबल हेलिक्स में 2 टाइट टर्न्स हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर की तरफ होने चाहिए। उसमें क्या होता है कि माइनर ग्रूव जो होती है उसमें काफी ज्यादा दबाव पड़ता है इन टाइट टर्न्स की वजह से, और क्योंकि 80 रिच सीक्वेंसेस माइनर ग्रूव में जो होते हैं वो इजी होते हैं कंप्रेस होने में बजाय जीसी रिच सीक्वेंस के, तो प्रत्येक हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो अपने आप को डीएनए में 80 रिच माइनर सीक्वेंस वो ज्यादा फोल्ड हो पाए उसकी तरफ, भीतर की तरफ डीएनए में, उसको प्रिफर करता है। तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो 80 रिच सीक्वेंसेस हैं वो भीतर की तरफ मिलते हैं, क्योंकि वो माइनर ग्रूव्स में इजी टू कंप्रेस होते हैं, उनको आराम से दबाया जा सकता है, और जो बाहर की तरफ होते हैं वो जीसी सीक्वेंसेस होते हैं, जहां पर 80 रिच सीक्वेंसेस कम होते हैं वहां पर जीसी जो है बाहर की तरफ ही प्रिफर्ड किए जाते हैं। जैसा अभी मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताती हूँ। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बाहर की जो माइनर ग्रूव्स हैं उनमें जीसी प्रिफर्ड ज्यादा किया जाता है, और भीतर की जो ग्रूव्स हैं उनमें 80 रिच सीक्वेंस ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर फोर्स कम पड़ रहा है, उनको कंप्रेस कम होना पड़ेगा, भीतर कंप्रेस होने के लिए उनको ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, और 80 रिच सीक्वेंस इस बात में काफी ज्यादा सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये जो 1.65 टाइट टर्न्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर डीएनए के होते हैं उसमें 80 रिच सीक्वेंस को काफी फायदा मिलता है, माइनर ग्रूव नैरो कर सकता है वो। इसके अलावा डीएनए जो है वो कई जगह पर थोड़ा सा किंकी हो सकता है, और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन भी पाई जा सकती हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो फीचर है डीएनए का वो कुछ अनयूजुअल प्रकार के एग्जाम्पल्स को भी प्रदर्शित कर सकता है कई बार, क्योंकि ज्यादातर डीएनए सीक्वेंसेस में न्यूक्लियोसोम बाइंडिंग साइट्स जो है वो कोई भी स्थिति डीएनए सीक्वेंस की पोजीशन में ले सकते हैं, कोई स्ट्रांगली प्रिफर्ड बाइंडिंग साइट्स न्यूक्लियोसोम के लिए नहीं होती हैं। दूसरा फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियोसोम की पोजीशनिंग के लिए, वो अदर टाइटली बाउंड प्रोटीन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोसोम बाइंडिंग में फेवर करेंगे, उनका भी फर्क पड़ता है। न्यूक्लियोसोम के जो ये दूसरे प्रोटीन्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम हिस्टोन्स, उन प्रोटीन्स की वजह से इसकी टाइटनेस में फर्क आ सकता है, डीएनए की स्ट्रेचिंग में फर्क आ सकता है, और अरेंजमेंट ऑफ डीएनए जो है न्यूक्लियोसोम में वो भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कभी कभी ये चेंजेस हाईली डायनेमिक भी हो सकते हैं।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं इसमें। एक तो AT रिच सीक्वेंसेस और दूसरा जो है वो अदर प्रोटीन्स की प्रेजेंस। किसी भी कोशिका की प्राकृतिक अवस्था में हम ये देखते हैं कि हमें कभी भी बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग वाला फॉर्म हमें नहीं मिलता देखने को। वो अपने रेगुलर फॉर्म में बहुत ही हाईली कंडेंस्ड होते हैं। जब कभी भी हम हल्का सा न्यूक्लियस को लाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से देखने के लिए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो हम ये पाते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमें एक फाइबर का मिलता है क्रोमोसोम का या क्रोमेटिन का, वो करीब 30 nm नैनोमीटर का होता है, जो कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म से हमें कहीं ज़्यादा चौड़ा दिखाई देता है। तो ये जो 30 nm क्रोमेटिन फाइबर हमें प्राप्त हुआ था, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए थे और एक जिगजैग मॉडल जो है वो बहुत फेमस हुआ था इसमें। तो कि वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो 30 nm स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक फॉर्म में होता है और इसमें बहुत सारे जिगजैग वेरिएशंस हो सकते हैं, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। और वो ये कहता है ये मॉडल की लिंकर DNA की जो लेंथ होती है उसमें फर्क होने की वजह से जिगजैग स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। और 30 nm फाइबर के इरेगुलर फीचर्स की वजह से, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि जिगजैग मॉडल है और एक डेफिनेट जिगजैग फॉर्मेट इसमें नहीं पाया जाता है। और ये कैसा होता है हम आगे चित्र में देखते हैं। ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये चौड़ा है। जो नेचुरल अवस्था में जो बीड्स हमें ये फोल्डेड है, ये अनफोल्डेड है, ये वाला। तो ये फोल्डेड है, ये अनफोल्डेड अवस्था में है। और ये 30 nm क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो कि EM के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमें दिखते हैं। तो A और B तो हमने देखा कि किस तरह से दिखता है। और ये वाला जो चित्र है ये जो है ये बता रहा है कि जिगजैग मॉडल में क्या प्रपोज किया गया। इसमें ये देख रहे हैं हम कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर लेंथ, ये जो हमारा लिंकर DNA है, इसकी जो लेंथ है यहाँ पर कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, वो चेंज हो रही है। और इस पूरे स्ट्रक्चर की चौड़ाई 30 nm फाइबर करीब हमें दिख रही है। तो जिगजैग में कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं है, उसकी कॉइलिंग हो रही है। और इनमें जो है 30 nm की इस संरचना के लिए हिस्टोन H1 और कोर हिस्टोन टेल्स जो होती है वो भी जिम्मेदार होती हैं। दिखाई नहीं गई है यहाँ पर चित्र में, इसलिए आपको इसमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो टेल्स भी होती हैं, उनका भी एक रोल होता है इसमें। इसके बाद अगर हम देखें तो इस 30 nm के लिए कई सारे जो है मैकेनिज्म्स प्रपोज किए गए थे कि किस प्रकार से H1 जो है एडिशनल स्टोन जो H1 है वो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। H1 जो है प्रोटीन वो कोर हिस्टोन से ज़्यादा बड़ा होता है और लेस, उसमें वैरायटी ज़्यादा मिलेगी। इतना कंजर्व उद्विकास के हिसाब से वो नहीं होता है जितना कि H2 और HB जो प्रोटीन्स हैं वो है। हिस्टोन H1 प्रोटीन जो है वो रिलेटेड होता है, लेकिन हर स्पीशीज में उसके एमिनो एसिड सीक्वेंसेस बदल सकते हैं। सिंगल स्टोन जो है H1 मॉलिक्यूल प्रत्येक
न्यूक्लियोसोम में मिलता है और डीएनए और प्रोटीन दोनों से वो क्रिया करता है। हिस्टोन H1 जो प्रोटीन है, यहाँ आप देख रहे हैं जैसे चित्र में कि ये भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे कोर प्रोटीन्स है और ये हिस्टोन H1 प्रोटीन है जिसकी संरचना स्पीशीज के हिसाब से बदल सकती है। और ये जो H1 है ये कोर प्रोटीन को और डीएनए को बांधने में काफी प्रमुख भूमिका निभाता है, उसको कॉम्पैक्ट करने में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है और इंटरलॉकिंग भी इसमें ये फॉर्म कर रहा है। तो हिस्टोन H1 को हम देख रहे हैं कि ये हिस्टोन H1 जो है इसमें ग्लोब्यूलर कोर है और दो इसकी टेल्स हैं। ये एक तो ये टेल है और दूसरी टेल ये है। और इसकी जो क्रिया होती है H1, ये जो है C टर्मिनल टेल जो इसकी है ये वाली, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और ये जो है ये हेल्प करती है नेगेटिवली चार्ज डीएनए से क्रिया करने में। हालांकि कोर प्रोटीन्स या कोर हिस्टोन्स की तरह से सेल की जीवितता के लिए H1 जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी एब्सेंस में इसकी फोल्डिंग में फर्क आ सकता है। हालांकि सेल फिर भी दिखती रहेगी नॉर्मल, लेकिन H1 की अगर एब्सेंस होगी तो इनकी फोल्डिंग्स में जरूर फर्क आ सकता है। और दूसरा मैकेनिज्म जो है 30 nm संरचना के लिए, वो इसकी टेल्स को लेकर हो सकता है जो कि न्यूक्लियोसोम से बाहर निकली रहती हैं। ये टेल्स जो है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से अटैच करने में मदद करती हैं और इस प्रकार से उनकी स्ट्रिंग बनती है। और ये स्ट्रिंग जो है 30 nm में की चौड़ाई देने में भी इसको हेल्प करती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें ये जो टेल्स हैं इस चित्र में, स्टोन टेल्स काफी सारी, ये सारी जो टेल्स हैं 30 nm फाइबर मॉडल के लिए काफी ज्यादा काम करती हैं। ये जो टेल्स हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड हैं, इनकी कोई डेफिनेट साइज नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है बहुत ही ज़्यादा, और ये न्यूक्लियोसोम को बाइंड करने में एक दूसरे से मदद कर रही हैं। कई साल तक बायोलॉजिस्ट ये सोचते रहे कि एक बार डीएनए और हिस्टोन्स की बाइंडिंग होने के बाद न्यूक्लियोसोम जब बन जाता है तो न्यूक्लियोसोम अपनी स्थिति में बिल्कुल फिक्स हो जाता है, क्योंकि उनमें बहुत ही टाइट कॉइल्स और फोल्ड्स बने हुए रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो प्रोटीन मशीन्स हैं, वो एटीपी के हाइड्रोलिसिस के द्वारा न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में टेम्परेरीली चेंज पैदा कर सकती हैं और कभी कभी वो उनके स्ट्रक्चर्स लूज भी हो सकते हैं। और इसमें जो प्रमुख भूमिका रहती है वो H2A H2B डायमर्स की रहती है, क्योंकि उनके जो मूवमेंट्स हैं वो हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं। वो H3 H4 जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ही स्टेबल होते हैं और उनको रीअरेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो रीमॉडलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स जो होती है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखाई पड़ते हैं। पहला कि इस तरह से न्यूक्लियोसोम डीएनए के पास
दूसरे प्रोटीन्स की पहुंच बनती है, खास करके उन प्रोटीन्स की जो जीन एक्सप्रेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर में काम आ रहे हैं। और रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होने के बाद भी न्यूक्लियोसोम जो है वो रीमॉडल्ड स्टेट में रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में रीमॉडलिंग अगर हो गई न्यूक्लियोसोम की किसी वजह से, और उसके साथ दूसरे प्रोटीन्स अगर आके जुड़ रहे हैं, तो भी न्यूक्लियोसोम जो है अपनी रीमॉडल्ड स्टेट में भी रह सकता है, जिसमें कि डीएनए और उसके पूरे सारे के सारे जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो सारे उसमें लगे रहें, चाहे वो लूज भी रहे, लूज फॉर्म में नई प्रकार की जो रीमॉडलिंग हुई है उस फॉर्म में भी रहते हैं। और बाद में जो ये रीमॉडल्ड स्टेज जो है वापस अपनी ओरिजिनल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोसोम स्टेज में आ सकती है। और दूसरा जो ये बात थी वो ये है कि ये जो रीमॉडल्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो न्यूक्लियोसोम की पोजीशन जो है उसमें कैटालाइटिक चेंजेस पैदा करते हैं। कई बार जो होता है कि एक हिस्टोन कोर को एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में भी शिफ्टिंग हो जाती है, यानी ये जो चेंजेस हैं कभी कभी इस स्तर पर भी हो जाते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड न्यूक्लियोसोम है। इसके बाद इसमें रीमॉडलिंग हुई, थोड़ी इनकी लूजनिंग हुई और वापस जो इनकी पोजीशन है वो इस तरह से हो गई, यानी जो बीच में जो इनके बॉन्ड था वो थोड़ा लूज हो गया। और रीमॉडल न्यूक्लियोसोम इस तरह का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो ये लूजनिंग और टाइटनिंग जो है वो इसमें अब नए मॉडल्स के हिसाब से इसको कंसीडर किया गया है। और ये सारा जो प्रक्रिया है इसमें एटीपी हाइड्रोलाइसिस की प्रमुख भूमिका होती है। इसके अलावा जैसा कि हम देख चुके हैं H2A H2B की भी प्रमुख भूमिका इसमें होती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो डिफरेंट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, इनका काम ये होता है कि ये जब भी कोशिका को किसी जीन एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, डीएनए रेप्लिकेशन की या डीएनए रिपेयर की क्रियाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो डीएनए न्यूक्लियोसोम के डीएनए तक जो प्रक्रिया है आगे आने वाली, उस तक अप्रोच बन पाए, इसलिए ये न्यूक्लियोसोम अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें हो जाते हैं। और वापस से इनको अपने जब वापस से फिर वो प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, मान लीजिए डीएनए रिपेयर है, डीएनए रिपेयर के लिए अगर न्यूक्लियोसोम को अप्रोच करना है तो उसमें न्यूक्लियोसोम में थोड़ी लूजनिंग हुई, उसकी टाइटनिंग जो थी वो थोड़ा लूज हुई और डीएनए रिपेयर की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब डीएनए रिपेयर की प्रक्रिया जब खत्म हो गई और डीएनए के इस लूजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है बाद में, तो वो रिफॉर्म भी हो जाता है। इस चित्र में हम देखते हैं, आगे आने वाले चित्र में इस चित्र में हमें ये दिख रहा है कि स्टैंडर्ड हमारा ये न्यूक्लियोसोम है, इसकी लूजनिंग हुई, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को इनकी ज़रूरत पड़ी बांधने की। यहाँ भी देख रहे हैं कि एक दूसरी प्रकार की प्रक्रिया होगी। एक साथ सेल में कई डीएनए रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं और ये भी जुड़े। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं और इन प्रोटीन्स को अप्रोच करनी थी इस डीएनए तक। अगर लूजनिंग नहीं होती तो शायद ये प्रोटीन्स की बाइंडिंग भी नहीं होती। और ये बाइंडिंग की ज़रूरत किसके लिए थी? जीन एक्सप्रेशन के लिए या रिप्लिकेशन के लिए। तो
इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए ये मैकेनिज्म जो है वो चाहिए था। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस डिसरप्ट होते हैं, वापस बनते हैं और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ भी जाते हैं। कई बार थोड़ा टाइम लगा के आते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो अपना काम इस तरह से करती है। ये जो रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कोशिका के द्वारा बहुत ही सावधानी से गवर्न किए जाते हैं। जब भी जीन्स को टर्न ऑन या ऑफ किया जाता है और तो ये कॉम्प्लेक्सेस लोकल उस जगह पे खास बनते हैं और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। ये प्रक्रिया माइटोसिस के समय हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और कई बार ये रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया के द्वारा माइटोसिस में ऑफ भी कर दिए जाते हैं, इनएक्टिवेट भी कर दिए जाते हैं और माइटोटिक क्रोमोसोम्स को इस प्रक्रिया के द्वारा अपने स्ट्रक्चर को टाइटली पैक करने में मदद भी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो एंड टर्मिनल टेल्स हैं 4 कोर हिस्टोन्स की, वो अपने सीक्वेंसेस में बहुत ही हाईली कंजर्व्ड होती हैं। उनके सीक्वेंसेस में बहुत चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन वो एक्टिव बहुत ज़्यादा होती हैं और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रहती है। प्रत्येक जो टेल होती है इन कोर प्रोटीन्स की, उसमें सहसंयोजक मॉडिफिकेशन या कोवेलेंट मॉडिफिकेशन बहुत सारे होते हैं। कहीं पे एसिटाइलेशन हो जाता है लाइसिन्स का, कहीं मिथाइलेशन होता है लाइसिन्स का, कहीं फॉस्फोराइलेशन सेरीन का हो सकता है। हिस्टोन जो है जनरली साइटोसोल में बनते हैं और न्यूक्लियोसोम में वो असेंबल होते हैं। इनमें से कुछ टेल्स जो है वो फौरन ही सिंथेसाइज होने के फौरन बाद ही मॉडिफाई हो जाती हैं और कुछ जो है न्यूक्लियोसोम में जाके मॉडिफाई होती हैं और कुछ न्यूक्लियोसोम मॉडिफिकेशंस जो हैं एंजाइम्स के द्वारा किए जाते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं। जैसे कि हिस्टोन टेल्स में एसिटाइल ग्रुप्स को ऐड किया जाता है। उसके लिए जो एंजाइम न्यूक्लिक एंजाइम जिम्मेदार है वो है एसिटाइल ट्रांसफरेजेस और इनको हटाया जाता है हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिस्टोन टेल्स के मॉडिफिकेशंस के फलस्वरूप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यद्यपि इन मॉडिफिकेशंस का इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम की इंटीग्रिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनका जो फर्क पड़ता है वो 30 nm क्रोमेटिन फाइबर की चौड़ाई पर, उसकी स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ सकता है। जैसे कि एसिटाइलेशन की अगर बात करें तो ये एसिटाइलेशन जो है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीस्टेबलाइज कर सकता है आंशिक रूप से, क्योंकि अगर एसिटाइल ग्रुप्स जो है लाइसिन से पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा तो ये डीएनए के साथ फिर जो इसकी बॉन्डिंग होगी उतनी कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसी तरह से कुछ जो ये टेल्स हैं उनका जो फंक्शन होता है वो दूसरे स्पेसिफिक प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करना होता है ताकि वो उससे क्रिया कर पाए। तो उन प्रोटीन्स की वजह से जो कॉम्पैक्टनेस मिल रही है इस न्यूक्लियोसोम को वो थोड़ी सी लूज हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम अलग अलग हर टेल को मार्क करने जाएं न्यूक्लियोसोम की, तो वो बहुत बड़ा एक प्रोसीजर हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये क्रोमेटिन को जो स्ट्रेच देते हैं, जो चौड़ाई देते हैं, उसका सेल के लिए कोई खास मतलब होता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक सिग्नल होता है जो ये प्रदान करते हैं कि कोशिका फॉर एग्जाम्पल रेप्लिकेट हो चुकी है
या जीन एक्सप्रेशन अभी नहीं होना चाहिए। तो इस विचार के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रत्येक जो कोशिका है हिस्टोन टेल्स के कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की वजह से तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें हिस्टोन टेल्स की कितनी प्रमुख भूमिका होती है। वो उसको टाइटली कॉइल कर सकते हैं, उनकी फोल्डिंग कर सकते हैं, दूसरे प्रोटीन्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं और नए प्रोटीन्स को लाकर उनसे बाइंड करके डीएनए की कॉम्पैक्टनेस को बढ़ा सकते हैं और हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स को भी यूज उनके द्वारा किया जा सकता है। लूजनिंग ऑफ डीएनए भी हो सकती है और खास पर्टिकुलर टाइप के रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस को भी वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंजाइम्स भी उसमें जोड़े जा सकते हैं। तो इन सारे प्रोसीजर्स के लिए जो जिम्मेदार होती हैं ये हिस्टोन टेल्स, वो डीएनए को एक डायनेमिक लोकल जो है ऑर्गन बनाने में हेल्प करती हैं, ऑर्गन नहीं सॉरी यूनिट बनाने में हेल्प करती हैं और कॉम्पैक्टिंग और डीकॉम्पैक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो ये तो था न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट जो हमारा चैप्टर का पार्ट है। इसके पार्ट 2 में हम सोलेनॉइड्स और इसके फोल्डिंग्स की बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक यू।